देखिए, मैंने पहले वीडियो के अंदर मोशन इन 1D कवर किया था, अब यह है मोशन इन 2D। अब इसको मैंने छोटे छोटे क्लिप्स के अंदर यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है, आप इससे रिवाइज कर लीजिएगा। और रिवाइज करते हुए ना आप पूरा रिवाइज मत करें, आप कोई भी क्वेश्चन स्क्रीन पे देखें, पहले एक बार खुद ट्राई कर लें। अगर आपसे हो जाए तो फिर उसका सॉल्यूशन देखने की ज़रूरत नहीं, आप स्किप करके अगले क्वेश्चन पे चले जाए, इससे कम टाइम में रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हर क्वेश्चन को का सॉल्यूशन देखने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो इसलिए जिस क्वेश्चन को आप खुद कर पा रहे हैं करिए ज़रूर, चाहे भले ही आपको आता हो, एक बार हाथ से उसको करिए ज़रूर रिवीजन के लिए, ठीक है। और जो आप खुद कर लें, आंसर मैच कर जाए, उसका सॉल्यूशन स्किप कर दीजिए, अगले क्वेश्चन पे देख लीजिए। जब कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि सर थर्मो पहले करा दीजिए, मैं पहले करा दूंगा, 2D कंप्लीट हो गया, इसके बाद मैं थर्मो करा दूंगा। आपको कोई टॉपिक पहले करवाना है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दिया करें, मैं उस टॉपिक को पहले रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। देखिए, इस क्वेश्चन में लिखा है ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड एंड एंगल डेल्टा विद हॉरिजॉन्टल। हमने अर्थ के ऊपर एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है विद स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल डेल्टा विद हॉरिजॉन्टल। ये हमने अर्थ पे किया है, ए अर्थ। बस डायग्राम बना दिया बेटे मैंने, आगे पढ़ते हैं। अनदर प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम अनदर प्लैनेट विद वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड एट सेम एंगल। अब हमने दूसरे पार्टिकल को एक दूसरे प्लैनेट पे प्रोजेक्ट किया है, स्पीड बदल दी हमने, 3 की जगह 5 की जगह कर दी 3, मगर एंगल हमने सेम लिया है। ऐसे ये एक दूसरे प्लैनेट पे किया हमने, ऐसे चेक कर लीजिए, क्वेश्चन में ये लिखा है। अब यहां तक मैंने पढ़ लिया था, दोबारा पढ़ते हैं। अनदर प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम अनदर प्लैनेट विद वेलोसिटी 3 एट सेम एंगल follows trajectory which is identical with the trajectory of projectile fired from earth। कहता है कि मैंने नए प्लेनेट पे जो नया प्रोजेक्टाइल फायर किया है उसकी ट्रेजेक्ट्री आइडेंटिकल है उस प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री से जो तुमने अर्थ पे किया था। सर, दो चीजों के ट्रेजेक्ट्री सेम होने का मतलब उनके पाथ सेम है। तो दो चीजों के पाथ सेम कब होंगे? जब दोनों की रेंज सेम हो, दोनों की मैक्सिमम हाइट सेम हो और दोनों की इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री भी सेम हो। तो चाहे तो तुम दोनों की इक्वेशन को सेम कर दो, या रेंज सेम कर दो, या मैक्सिमम हाइट सेम कर दो, सबसे आंसर आएगा। मैं इनकी मैक्सिमम हाइट सेम कर देता हूं। मैक्सिमम हाइट ऑन अर्थ बराबर कर देता हूं मैक्सिमम हाइट ऑन प्लैनेट। अब मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, पहले अर्थ पे लगाऊंगा। अर्थ पर स्पीड 5 दे रखी है बेटा, एंगल दे रखा है डेल्टा, और अर्थ पे आपको पता है g कितना होता है 9.8। अब ये फॉर्मूला न्यू प्लैनेट पे लगाऊंगा, वहां पे स्पीड 3, एंगल सेम है, गिवन है, वहां का g नहीं मालूम है। मैंने दोनों की हाइट सेम कर दी। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है दोनों की ट्रेजेक्ट्री आइडेंटिकल है, तो उनकी रेंज भी सेम होगी, मैक्सिमम हाइट भी सेम होगी और पाथ भी सेम होगा। अब मैं कुछ भी सेम कर सकता था, मैंने फिलहाल मैक्सिमम हाइट सेम कर दी। अब यहां से देखते हैं क्या मिल सकता है हमें। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर डेल्टा कैंसिल हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 9.8, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन जी इधर ले जाओ, बाकी सब इधर। g इक्वल्स टू 9 इंटू 9.8 डिवाइड बाई 25, नियरली ये वैल्यू 3.5 आ जाएगी। यहां से उस नए प्लैनेट की g मिल गया। पूछा क्या था पता नहीं, अभी तक तो मैंने पढ़ा ही नहीं, अब पढ़ लेते हैं। द वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट इज, यही पूछा है कि उस प्लैनेट पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी। हमने निकाला 3.5 है, तो आंसर आ गया 3.5। चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट आर इक्वल। हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट इक्वल हैं।
आपको पता है रेंज और मैक्सिमम हाइट के बीच में एक रिलेशन होता है R इक्वल्स टू 4h cot थीटा, ये क्लास में हम पढ़ते हैं। और वो कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट सेम है। तो मान लीजिए रेंज x है तो हाइट भी x होगी, दोनों सेम है ना, cot थीटा। x दोनों साइड से कैंसिल हो गया, 1 इक्वल्स टू 4 इंटू कॉट थीटा होता है बेटे 1/tan थीटा। tan थीटा ले जाइए, tan थीटा आ गया 4। अब 4 को स्टैंडर्ड वैल्यू तो है नहीं कि हम एंगल बता पाए, tan को उधर ले जाएंगे तो थीटा आ जाएगा tan इनवर्स 4। क्या मिल गया? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मिल गया। पूछा क्या है? द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज, यही पूछा है। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना आ गया बेटे? tan इनवर्स 4 आ गया। चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहता है। ए पार्टिकल इज फायर्ड एट एन एंगल 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। चलो डायग्राम बना लो। एक पार्टिकल को हमने 45 डिग्री पर प्रोजेक्ट कर दिया है ऐसे, लेट अस से विद सम स्पीड u, जो हमें नहीं मालूम। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को हम क्या बोल देते हैं? o बोल देते हैं। आगे पढ़ते हैं। एलिवेशन एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट एज सीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। कहता है कि मुझे इस प्रोजेक्टाइल का एलिवेशन एंगल बताओ। कब? जब तुम्हारा पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पर हो। और तुम उसे देखोगे कहां से? मैं उसे देखूंगा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, यानी कि अगर मैं एज ए ऑब्जर्वर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे खड़ा हो जाऊं और तुम्हारा पार्टिकल यहां हो हाईएस्ट पॉइंट पे, तो अब मुझे इसका एलिवेशन एंगल क्या नजर आएगा? देखिए, जिस चीज का एलिवेशन एंगल निकालते हैं सबसे पहले उसे ऑब्जर्वर से ज्वाइन कर देते हैं, एक लाइन आ जाती है। वो लाइन जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाए उसी को बोलते हैं एलिवेशन एंगल। वो आपसे यही पूछ रहा है। उसने कहा ना, एलिवेशन एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल एट हाईएस्ट पॉइंट एज सीन फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। अगर मैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे खड़ा हो जाऊं एज एन ऑब्जर्वर, तो मुझे उस पार्टिकल का एलिवेशन एंगल क्या नजर आएगा जो अपने हाईएस्ट पॉइंट पर है। तो बेटे, जिस पॉइंट का एलिवेशन एंगल चाहिए हो, सबसे पहले उस ऑब्जर्वर से ज्वाइन करते हैं, एक लाइन आएगी, उस लाइन का जो हॉरिजॉन्टल से एंगल होगा उसी को एलिवेशन एंगल कहते हैं। ये अल्फा चाहिए मुझे, 45 से कम आएगा। कैसे निकालेंगे? देखिए, अगर मैं यहां पर एक परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये मैक्सिमम हाइट कहलाएगी, और आपको पता है ये बिल्कुल मिडिल में आता है, हाफ ऑफ रेंज पर। इस राइट एंगल ट्रायंगल पे मैं tan अल्फा को लिख सकता हूं हाइट ऑफ ट्रायंगल अपॉन बेस ऑफ ट्रायंगल। तो यहां से tan अल्फा आ जाएगा 2h/r, ए ऐसे। tan अल्फा होता है हाइट ऑफ ट्रायंगल अपॉन बेस ऑफ ट्रायंगल। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको पता है रेंज का फॉर्मूला होता है 4h cot थीटा। ये रेंज का फॉर्मूला होता है, जिसमें थीटा क्या होता है? प्रोजेक्टाइल का एंगल, जो कि 45 दिया था, लिखा था ना, ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल 45 डिग्री। अब यहां से देखिए 2h इसे 2 से कैंसिल करेगा, tan अल्फा इक्वल्स टू 1/2, और थीटा कितना रखना है? 45। tan 45 भी 1 होता है, cot 45 भी 1 होता है, तो cot 45 की वैल्यू तो 1 ही हो गई। तो बताओ बेटा, यहां से tan अल्फा कितना आ गया है? tan अल्फा आ गया है 1/2। तो tan को उधर ले जाओ तो अल्फा को लिख सकता हूं tan इनवर्स 1/2। दैट बिकम्स ऑप्शन बी। चेक कर लीजिए। अब ध्यान रखना, जब भी किसी पॉइंट का एलिवेशन एंगल चाहिए हो, उस पॉइंट को ऑब्जर्वर से ज्वाइन करके एक लाइन बनाए। वो लाइन जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाएगी उससे हम क्या बोलेंगे? एलिवेशन एंगल कहेंगे। ठीक है। ये क्वेश्चन जो है इसमें सर्कुलर मोशन और प्रोजेक्टाइल का दोनों का मिक्सचर है थोड़ा सा। क्वेश्चन में लिखा है पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r with a uniform speed takes t time to complete one revolution। वन रिवॉल्यूशन का मतलब एक सर्कल। आपका पार्टिकल सर्कल में चल रहा है जिसका रेडियस r है, उसे t टाइम लगेगा एक सर्कल पूरा करने में। आपको पता है स्पीड
इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक सर्कल का डिस्टेंस 2 पाई आर होता है, तो यहां से हम v लिख सकते हैं, स्पीड आ गई है, ये सर्कल की स्पीड आई है। अब सर्कल का काम खत्म, आगे पढ़ते हैं। इफ दिस पार्टिकल वाज प्रोजेक्टेड विद सेम स्पीड एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, इसी पार्टिकल को अगर मैं सर्कल में ना चलाकर प्रोजेक्टाइल में चलाऊं उसी स्पीड के साथ, बट एट एन एंगल थीटा। मैं पहले अपने पार्टिकल को क्या कर रहा था, सर्कल में चला रहा था, एक ऐसे सर्कल में चला रहा था जिसका रेडियस r था और उसे t टाइम लगता था एक रिवोल्यूशन पूरा करने। अब मैंने इरादा बदल दिया, मैं पार्टिकल को सर्कल में नहीं चलाऊंगा, अब मैं उसी स्पीड से पार्टिकल को प्रोजेक्टाइल में चलाऊंगा। तो सर्कल में क्यों चलाया था, स्पीड निकालने के लिए, स्पीड आ गई वहां से। अब इसी स्पीड से मैं प्रोजेक्टाइल कराऊंगा, तो मैंने इसी स्पीड से अपने पार्टिकल को प्रोजेक्टाइल में थ्रो कर दिया है, सेम स्पीड एट एन एंगल थीटा। क्या चाहिए, आगे पढ़ते हैं। द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट इक्वल टू 4r, और अब जो पार्टिकल की मैक्सिमम हाइट आएगी वो 4r के बराबर आएगी। r क्या है, सर्कल का रेडियस, वो दिया है ना रेडियस r। तो अब आपने जो पार्टिकल फेंका है उसकी मैक्सिमम हाइट 4 टाइम्स सर्कल के रेडियस क्या आएगी। तो ध्यान से समझ लीजिए, पहले आपका पार्टिकल किस में चल रहा था, सर्कल में चल रहा था जिसका रेडियस r था विद सम स्पीड। फिर मैंने उस पार्टिकल को उसी स्पीड से प्रोजेक्टाइल कराया, और अब जो प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट आई वो सर्कल के रेडियस के 4 टाइम्स है। अब आपको पता है पार्टिकल में मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये किसके बराबर है, 4 टाइम्स r के बराबर है। ये तो दिया है मैं यहां पर। अब इन सब टर्म को इधर ले जाइए, मेरे पास जगह नहीं, मैं नेक्स्ट पेज पे करूंगा क्वेश्चन। ये 2g को इधर ले जाइए, u स्क्वायर को भी इधर, तो ये आएगा बेटे साइन स्क्वायर थीटा 2g इंटू 4r अपॉन u स्क्वायर। u क्या है, प्रोजेक्टाइल की स्पीड, और हमने प्रोजेक्टाइल को उसी स्पीड से फेंका था जो सर्कल में थी। तो सर्कल वाली स्पीड देखो कितनी आई थी, सर्कल की स्पीड आई थी 2 पाई r बाई टी। ये पुट करना है वहां पर, चलिए पुट कर देते हैं, 8gr अपॉन 2 पाई r अपॉन टी का होल स्क्वायर। टी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो ये आएगा बेटे साइन स्क्वायर थीटा 8gr टी स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर r का स्क्वायर। ये आ गया, कुछ कैंसिल हो सकता है, देखते हैं। r से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये 2 कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा 2g स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर r। क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर उधर ले जाएं तो साइन थीटा आ जाएगा 2gt स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर r की पावर हाफ। स्क्वायर उधर जाके रूट बन जाएगा, साइन को उधर ले जाएं तो थीटा कितना आ गया बेटे, साइन इनवर्स ब्रैकेट 2gt स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर r की पावर हाफ। ये क्या आ गया बेटे, ये थीटा की वैल्यू आ गई है। उसने हमसे ये पूछा था एंगल थीटा कितना होगा। अब चेक करते हैं ये वाला ऑप्शन हमें कहाँ मिल सकता है। चलिए एंगल थीटा पूछा है ना, तो एंगल थीटा कहाँ मिलेगा हमें, यहाँ पर ये रहा बेटा, साइन इनवर्स 2gt स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर r का पावर 4। ये आ गया ऑप्शन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है पार्टिकल मूव सो दैट इट्स पोजिशन वेक्टर इज गिवन बाय cos ओमेगा टी एक्स कैप। ये एक्स कैप वही है जिसे हम आई कैप बोलते हैं, प्लस साइन ओमेगा टी वाई कैप। वाई कैप का मतलब जे कैप है। तो बेसिकली आपने पोजीशन वेक्टर दिया है ये cos ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप। और अगर ध्यान से देखो तो इक्वेशन सर्कल की है, क्लास में पढ़ाया जाता है सर्कल की इक्वेशन को ऐसे लिखते हैं, ए पार्टिकल मूव सो दैट पोजीशन वेक्टर इज गिवन बाय, और पोजीशन वेक्टर सर्कल का है, यानी कि आपका पार्टिकल सर्कल में चल रहा है, ध्यान रखना।
आपका पार्टिकल सर्कल में चलेगा। सर्कल में क्या होता है, सेंटर से सरकमफ्रेंस रेडियस होता है और टेंजेंट के अलोंग क्या होती है उसकी वेलोसिटी। ऐसे चलो आगे पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, पढ़ते हैं। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर पैरेलल। सर ये आप सही से देखें तो इसका ओमेगा कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं। और कांस्टेंट ओमेगा से अगर सर्कल है तो यूनिफॉर्म सर्कल होगा जिसमें एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होता है ये, और वेलोसिटी टेंजेंट की तरफ है, तो ये तो 90 डिग्री बनेगा, पैरेलल तो नहीं है, ये तो गलत हो गया। चलो आगे। वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर एंड एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओरिजिन। हाँ, आप देखें जो आपका वेलोसिटी है वो रेडियस के 90 डिग्री पर है और एक्सेलरेशन सर्कल के सेंटर की तरफ है। सर्कल का सेंटर ही ओरिजिन होता है इस केस के अंदर, तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये जो इक्वेशन पढ़ते हैं हम लोग क्लास में, इस इक्वेशन के अंदर जो सेंटर ऑफ सर्कल होता है वो ओरिजिन होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम का। इस इक्वेशन के अंदर हमने सर्कल इस तरह से बनाया है कि सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे लाई करे। तो जब वो कह रहा है ना एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओरिजिन, तो वो कहना चाह रहा है एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर। ये स्टेटमेंट ठीक हो गया। अब ऑप्शन बी आ गया तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं, फिर भी कर लीजिए। वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर, ठीक है। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम ओरिजिन, नहीं, एक्सेलरेशन सेंटर से अवे नहीं होता, टुवर्ड्स होता है, ये गलत है। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर परपेंडिकुलर टू आर, नहीं, दोनों नहीं है। आपका वी आर के परपेंडिकुलर है, ए आर के परपेंडिकुलर नहीं, तो ये भी गलत हो गया आपका, ऑप्शन बी सही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा गया है एन इलेक्ट्रिक फैन हैज ब्लेड ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर मेजर्ड फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखिए सीलिंग फैन में आपको पता है ब्लेड लगे होते हैं, यूजुअली 3 ब्लेड होते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं ऐसे। अब यहां पे इसकी एक्सिस होती है और ब्लेड ऐसे सर्कुलर पाथ में क्या करते हैं, रोटेट करते हैं ऐसे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फैन हैज ब्लेड ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर, ब्लेड की लेंथ ये है 30 सेंटीमीटर। ये इफ फैन इज रोटेटिंग एट 120 रिवोल्यूशन पर मिनट, देखिए 120 रिवोल्यूशन पर मिनट ये एंगुलर स्पीड दी है, मगर इसमें यूनिट गलत है, ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। स्टैंडर्ड यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड, तो कन्वर्ट करेंगे कैसे, देखिए एक रिवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन होते हैं और नीचे मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड है, तो ओमेगा हो गया 4 पाई, ये ठीक है, ये स्टैंडर्ड यूनिट आ गई है। तो आपके पास एक सीलिंग फैन है जिसमें ब्लेड की लेंथ 30 सेंटीमीटर है, फैन रोटेट कर रहा है विथ एंगुलर स्पीड 4 पाई। क्या चाहिए, द एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ऑन द टिप ऑफ ब्लेड, जो ब्लेड का टिप है ये, इसका एक्सेलरेशन चाहिए। कौन सा एक्सेलरेशन, सर ओमेगा कांस्टेंट है, ये एक यूनिफॉर्म सर्कल है और यूनिफॉर्म सर्कल में एक ही एक्सेलरेशन होता है, सेंटीपिटल, और कोई होता ही नहीं है। तो ये आपसे सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की डिमांड कर रहा है। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन के 2 फॉर्मूले होते हैं, एक होता है v²/r और एक होता है ω²r। मैं ω²r लगाऊंगा, ओमेगा 4 पाई है और रेडियस ब्लेड की लेंथ के बराबर है 0.3 मीटर। वैसे तो देखा जाए रेडियस सेंटर से मेजर होता है, तो यहां से अगर लेंथ निकालेंगे तो ब्लेड की लेंथ से थोड़ी ज्यादा आएगी, मगर बेटे उसने ये मोटर, जो सीलिंग फैन की मोटर, उसका साइज दिया नहीं, तो हम इसको निगलेक्ट कर देंगे। जब कोई साइज गिवन ना हो तो उससे निगलेक्ट किया जाता है। अगर बीच में जो सीलिंग फैन की मोटर, उसका साइज गिवन नहीं है तो निगलेक्ट कर दीजिए। ब्लेड की लेंथ को रेडियस मान लीजिए, मीटर में कन्वर्ट कर देना, तो कितना आ जाएगा बेटे, ये 4 का स्क्वायर 16, पाई स्क्वायर लगभग 10 होता है, इंटू 0.3, तो अप्रोक्सीमेटली 48 आएगा, अप्रोक्सीमेटली। अब ऑप्शन आपके पास है, देखो 48 के सबसे क्लोज ऑप्शन कौन सा है, बी, यह आंसर आ जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में लिखा है 2 पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड इन एयर विथ सेम स्पीड सच दैट देयर रेंज ऑफ पार्टिकल इज सेम।
हमने दो पार्टिकल को हवा में फेंका है सेम स्पीड से, मगर उनकी रेंज सेम है। ऐसा कब होता है सर? ऐसा तब होता है जब आपने एक को अगर थीटा पे फेंका है तो दूसरे को उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे फेंका हो, दैट इज 90 माइनस थीटा पे फेंका हो। अगर एक प्रोजेक्टाइल थीटा से फेंके, दूसरे को 90 माइनस थीटा से फेंकें और स्पीड सेम हो तो रेंज क्या हो जाती है? सेम। अब दोबारा पढ़ते हैं। Two particles are projected in air with same speed such that range of particle is same and equal to r। ठीक है, आपने दो पार्टिकल फेंके हैं बेटा, एक को फेंका है थीटा एंगल से विद स्पीड u, रेंज r, दूसरे को आपने फेंका है 90 माइनस थीटा से, अगेन रेंज r। ऐसे आगे पढ़ते हैं। If their maximum height attained are 9 मीटर and 16, इसकी मैक्सिमम हाइट 9 मीटर है और इसकी मैक्सिमम हाइट 16 मीटर है। Then find the value of range r। तो बताइए रेंज r की वैल्यू क्या होगी? अब देखिए, आपके पास प्रोजेक्टाइल में रेंज का एक फॉर्मूला होता है r इक्वल्स टू 4h cot थीटा। पहले प्रोजेक्टाइल की रेंज r है, मैक्सिमम हाइट 9 और एंगल है थीटा, दैट बिकम्स इक्वेशन 1। ये फॉर्मूला क्लास में हम पढ़ते हैं, इसे मैंने फर्स्ट प्रोजेक्टाइल पे लगा दी। अब सेकंड प्रोजेक्टाइल पे अगेन रेंज क्या आएगी? r, उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी है? 16 और उसका एंगल है 90 माइनस थीटा। और ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता है कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है। Now that becomes equation 2 era। तो मैंने एक फॉर्मूला लिखा जो क्लास में पढ़ते हैं, उसे फर्स्ट प्रोजेक्टाइल पे लगाया, उसी को सेकंड पे लगा दिया। अब एक काम करें, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें, लेफ्ट को लेफ्ट के साथ, राइट को राइट के साथ, देखते हैं क्या मिलेगा हमें। इसका लेफ्ट r है, इसका लेफ्ट r, तो r इंटू r क्या बन गया? r स्क्वायर। राइट को मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 9 कॉट थीटा को मल्टीप्लाई करोगे 4 इंटू 16 tan थीटा, ऐसे मल्टीप्लाई कर दो। आर स्क्वायर इक्वस टू 4 इंटू 4 दो बार आ गया बेटे, 4 इंटू 4 इंटू 9 इंटू 16। और आपको पता है कॉट थीटा 1/tan थीटा होता है, तो अगर मैं कॉट को 1/tan थीटा लिखूं और एक आगे tan थीटा है, तो आप देखो tan थीटा आपस में क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा। अब मैं स्क्वायर को उधर ले जाऊं तो r की वैल्यू क्या आएगी? देखिए r स्क्वायर जाएगा तो यह आएगा अंडर रूट 4 इंटू 4 इंटू 9 इंटू 16, ये आ गया। अब मुझे यहां से रेंज की वैल्यू मिलेगी। मेरे पास जगह नहीं, मैं यहां लिख देता हूं। 4 इंटू 4 दो बार है तो स्क्वायर रूट 4, 9 का स्क्वायर रूट 3, 16 का स्क्वायर रूट 4, तो यह आ गया 48 मीटर। तो यहां से रेंज देखो बेटे कितनी आ गई? 48 मीटर है। 48 मीटर रेंज होगी इस प्रोजेक्टाइल की। देखिए इस क्वेश्चन में लिखा है ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन एयर सच दैट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इज दिस। देखिए पार्टिकल को हमने हवा में प्रोजेक्ट किया है और उसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री दी है, और आप देख सकते हैं इसमें y की पावर 1 है, x की पावर 2 है। देखिए जब y की पावर 1 हो, x की पावर 2, ये प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होती है। इसका मतलब आपने पार्टिकल को जो प्रोजेक्ट किया है वो प्रोजेक्टाइल मोशन में किया है। तो एक डायग्राम बना लेते हैं, इसमें हम एक पार्टिकल को प्रोजेक्टाइल मोशन में प्रोजेक्ट कर देते हैं। ये ओरिजिन है जहां से आपने प्रोजेक्ट किया है, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। ये एंगल थीटा है और इनिशियल स्पीड u मान लेते हैं। आपको पता है ये टोटल डिस्टेंस इन x डायरेक्शन रेंज कहलाता है, और मिड पॉइंट पे जो y कोऑर्डिनेट होता है ये मैक्सिमम हाइट कहलाती है। ये सब थ्योरी में पढ़ाते हैं, और मैक्सिमम हाइट बिल्कुल सेंटर पे आती है जहां पे x r/2 के बराबर होता है। अब ये मैंने एक प्रोजेक्टाइल का डायग्राम बनाया। तो पहली बात तो समझिए मुझे कैसे पता लगा ये प्रोजेक्टाइल है, क्योंकि जो इक्वेशन दी है बेटा वो प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन है। जब y की पावर 1 हो और x की पावर 2 हो, ये प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होती है।
तो इक्वेशन से पता लग गया कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो क्वेश्चन में लिखा है पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन एयर सच दैट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इज दिस। आपने पार्टिकल को हवा में फेंका है और इक्वेशन बता रही है कि आपने प्रोजेक्टाइल मोशन में फेंका है। तो मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन का डायग्राम बना दिया जो क्लास में पढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है, फाइंड रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। रेंज और मैक्सिमम हाइट की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? देखिए, एक तरीका तो यह है कि मैं इस इक्वेशन को अपने स्टैंडर्ड फॉर्मूले से कंपेयर करूं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का फॉर्मूला भी हम पढ़ते हैं क्लास में, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक तरीका तो यह है कि मैं इस इक्वेशन को अपने स्टैंडर्ड फॉर्मूले से कंपेयर करूं, कंपैरिजन के थ्रू टेन थीटा निकालूं, यू निकालूं, फिर रेंज का फॉर्मूला लगाऊं। बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। दूसरा तरीके से करते हैं। दूसरा तरीका यह है कि जो लास्ट पॉइंट है जहां पर प्रोजेक्टाइल खत्म हुआ है, अगर आप देखें इसका टोटल डिस्टेंस x r के बराबर है तो उसका x कोऑर्डिनेट r हो गया और पूरी x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो मैंने आखिरी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लिया। यहां का निकालते हैं मिड पॉइंट का। इसका x कोऑर्डिनेट r/2 है और y कोऑर्डिनेट है h। ये मिड पॉइंट का मैंने निकाल लिया बेटे, x कोऑर्डिनेट r/2, y कोऑर्डिनेट h। ये दो कोऑर्डिनेट निकाले मैंने। और इक्वेशन का मतलब क्या होता है? किसी पाथ की इक्वेशन की ये प्रॉपर्टी होती है कि पाथ के ऊपर जितने कोऑर्डिनेट हैं वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई जरूर करेंगे। अगर ये इसी की इक्वेशन है तो फिर ये जरूरी है कि इस पे आने वाले सारे कोऑर्डिनेट उसको सेटिस्फाई करें। मैं इस कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई करूंगा, y को 0 पुट करूंगा और x को r पुट करूंगा। चलिए पुट करता हूं मैं, y कोऑर्डिनेट को 0 और x को r पुट कर देता हूं। ये देखिए ऐसे r²/4 को इधर ले जाइए, r²/4 इक्वल्स टू 5r। एक r स्क्वायर से कैंसल होगा, 4 इधर चला गया तो r की वैल्यू आ गई 20 मीटर। रेंज आ गया बेटे 20 मीटर। अच्छा, अब क्या चाहिए? मैक्सिमम हाइट। अब इस वाले कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई करूंगा, x को रखूंगा r/t, y को रखूंगा h। चलिए अब मैं यहां रख देता हूं बेटे, y को मैं h रख देता हूं और x को रखूंगा r/2। अब r की वैल्यू तुमने अभी 20 निकाली है तो बेटे r/2 की वैल्यू क्या होगी? 10। तो x की वैल्यू 10 रखूंगा। x की वैल्यू में 10 रख देता हूं बेटे। तो मैंने y कोऑर्डिनेट की जगह h रख दिया और x की जगह रख दिया मैंने r/2 ताकि ये कोऑर्डिनेट वहां सेटिस्फाई हो जाए। ये रख दिया, y की जगह h, x की जगह r/2 और r क्योंकि 20 है तो r/2 10 हो गया। तो ये आ गया h इक्वल्स टू 50 माइनस 10 का स्क्वायर 100, 100/4 25। तो मैक्सिमम हाइट आ गई बेटा 25 मीटर। रेंज 20, मैक्सिमम हाइट 25 मीटर। ये ऑप्शन सी आ गया, चेक कर लीजिए सही से। इस क्वेश्चन में लिखा है एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद स्पीड 500 मीटर पर सेकेंड एट ए हाइट 4.5 किलोमीटर। चलिए ये ग्राउंड, ठीक है, और बेटा ये एरोप्लेन है जो कि हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है कितनी स्पीड से? 500 मीटर पर सेकेंड। कितनी हाइट पर? 4.5 किलोमीटर का मतलब है 4500 मीटर। इस पे फ्लाई कर रहा। आगे पढ़ते हैं। व्हेन एरोप्लेन इज अबव पॉइंट ए, जब ये एरोप्लेन पॉइंट ए के ऊपर था तो इसे पॉइंट ए मान लेते हैं। व्हेन aeroplane is above point A on ground, a packet is dropped from aeroplane। जब आपका एरोप्लेन पॉइंट ए के ठीक ऊपर था तो यहां से एक पैकेट ड्रॉप किया गया है। क्या ड्रॉप किया गया है? पैकेट। ए रहा। और आपको पता है कि जब किसी मूविंग बॉडी से कोई चीज ड्रॉप की जाती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी उस मूविंग बॉडी के बराबर होती है। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी प्लेन के बराबर होगी। और एक्सेलरेशन? सर पैकेट अब एरोप्लेन से बाहर आ चुका है।
अब पैकेट हवा में मूव करेगा फ्रीली, और जब कोई चीज हवा में फ्रीली मूव करती है तो एक्सेलेरेशन होता है g वर्टिकली डाउनवर्ड, ऐसे। अब वेलोसिटी उसको आगे ले जाएगी, एक्सेलेरेशन g उसको नीचे खींचेगा, तो ये एक प्रोजेक्टाइल मूवमेंट करेगी इस तरह से। और इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम? इस डिस्टेंस को हम प्रोजेक्टाइल की रेंज कहते हैं। इस टॉपिक का नाम है प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट, ठीक है। ये सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट है। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है पैकेट इज ड्रॉप फ्रॉम एयरप्लेन विच हिट ग्राउंड बी। और जो पैकेट हमने ड्रॉप किया था वो जमीन पे किसको हिट करेगा? पॉइंट बी को हिट करेगा, ठीक है। क्या चाहिए? डिस्टेंस ए बी चाहिए। सर डिस्टेंस ए बी रेंज के बराबर, आपको रेंज चाहिए। प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट में रेंज का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इनिशियल स्पीड अंडर रूट 2 टाइम्स हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल अपॉन जी। डायरेक्ट फॉर्मूला क्लास में पढ़ते हैं। इनिशियल स्पीड कितनी है? यह है 500, 2 टाइम्स कितने हाइट से प्रोजेक्टाइल फेंका था? 4500, जी की वैल्यू 10। 500, ये कितना आ जाएगा बेटे? 1 0 कैंसिल होके ये आएगा 900, 900 का रूट 30, तो 500 इंटू 30 ये आ गया 15,000 मीटर, यानी कि 15 किलोमीटर। चलिए 15 किलोमीटर रेंज होगी, तो डिस्टेंस ए बी 15 किलोमीटर के बराबर आएगा। चेक कर लीजिए।